गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है सॉल्वेंट सिस्टम, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 तक हमने कर लिया था। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पार्ट नंबर 4 की बात की थी, लेकिन मैंने गलती से पार्ट नंबर 3 लिख दिया था। इस बात का ध्यान रखना आप। रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो हमने अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति को देखा और सम आयनन विलायक को भी देखा कि जो समान प्रकार के प्रोटॉन देने वाले जो होते हैं, एक ही विलायक के अंदर समान आयन्स बनते हैं या समान प्रकार के प्रोटॉन देकर के समान प्रकार के जो आयन्स बनते हैं, इसलिए इनको सम आयनन विलायक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विषम आयनन विलायक की। विषम आयनन विलायक के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रोटॉन जो होंगे वो अलग होंगे। तो इसके अंदर हम विलायक लेते हैं और उसके अंदर किसी भी प्रोटॉनिक पदार्थ को डालते हैं और प्रोटॉनिक पदार्थ को डालने पर प्रोटॉन देने या लेने की जो प्रवृत्ति होगी वो अलग अलग होगी और अलग अलग प्रकार के आयन्स बनेंगे, इसलिए इनको बोला जाएगा विषम आयनन विलायक। क्या बोला जाएगा? विषम आयनन विलायक। क्योंकि आयनन के पश्चात जो धनायन या ऋणायन बनते हैं और धनायन और ऋणायन बनने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। दोनों के अंदर जो आयन्स बनने, धनायन बने या ऋणायन बने, तो उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है, उनकी सांद्रता भी अलग अलग होती है, इसलिए इनको विषम आयनन विलायक कह दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम एसिटिक एसिड को काम में लें और एसिटिक एसिड जो होती है, एसिटिक एसिड को अगर जल के साथ में रिएक्ट करवाया जाए या एसिटिक एसिड के साथ जल को विलायक के रूप में काम में लिया जाए, तो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति, जो एसिटिक एसिड की प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है? जल से अधिक होती है। इसीलिए जो जल होता है वो तो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है और एसिटिक एसिड जो होता है वो प्रोटॉन दे सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, H और H3COOH एसिटिक एसिड ले रहे हैं और यहाँ पर हम HX ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये CH3CO नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये H2F पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। क्या बन गया? यहाँ पर हमारे पास उल्टा कर दिया हमने। देखिए ये इधर चला जाएगा और F नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड ने क्या किया? एक प्रोटॉन ग्रहण किया है और पहले वो क्या वाटर के साथ में क्या कर रहा था? एक प्रोटॉन दे रहा था। तो अम्ल की प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति या लेने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसकी अधिक होती है वो प्रबल अम्ल होता है। अगर अम्ल सामर्थ्य की क्रम की बात की जाए, अम्ल सामर्थ्य के क्रम की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले HClO4 नेगेटिव सबसे अम्लीय नेचर का होता है, उसके बाद में HI, उसके बाद में HBr और उसके बाद में H2SO4 और उसके बाद में HCl। ये जो होता है वो अम्ल सामर्थ्य का क्रम होता है और एक नाइट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं इसके बाद में। तो ये अम्ल सामर्थ्य का जो क्रम है वो होता है। तो इसके आधार पर विषम आयनन प्रवृत्ति को बताया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रवृत्ति अगर अलग अलग होती है और आयन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं, तो उसको बोला जाता है
विषम आयनन विलायक। इसके बाद में एक आता है विलायक संकर। विलायक संकर का निर्माण या सोलवेंट हाइब्रिड की फॉर्मेशन। विलायक संकर के निर्माण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, एक ऐसी रिएक्शन लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, विलायक के अणु को काम में लेते हैं। तो विलायक का जो अणु है वो क्या करता है, अपने साथ विलेय के अणु को जोड़ सकता है और जोड़कर एक संकर की फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको बोला जाता है विलायक संकर का निर्माण। जैसे हमारे पास BF3 है और इसके साथ NH3 की रिएक्शन करवाएं हम, तो NH3 जो होता है वो ये इस तरीके से फॉर्मेशन करता है जिसको विलायक संकर नाम दिया जाता है। तो विलाय क्या करता है, किसी भी विलेय पदार्थ को अपने साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ करके विलायक संकर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये तो क्या होता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है और ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, या ये लुईस क्षार बोला जाता है इसको, ये लुईस अम्ल होता है। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जिसका ये भाग जो होता है टेल और ये भाग हेड होता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। BF3 ने प्रोटॉन ग्रहण किया और अमोनिया ने प्रोटॉन दे दिया। तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, विलायक की भांति, और BF3 है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, विलेय की तरह। तो विलेय और विलायक जब मिलते हैं तो इस प्रकार से विलायक संकर का निर्माण होता है। ये क्या बन गया, विलायक संकर बन गया। तो विलायक जो होता है वो अपने साथ किसी भी विलेय को जोड़ करके जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है उसको विलायक संकर कहा जाता है। ये हमने रासायनिक गुणों के 4 करैक्टर की बात की। इसके अलावा एक होती है 5 नंबर विलायक अपघटन अभिक्रिया। विलायक अपघटन अभिक्रिया, विलायक अणु क्या करेगा, विलेय के साथ इस प्रकार से रिएक्शन करेगा कि विलायक को क्या करेगा, 2 भागों में तोड़ देगा। और विलायक को अगर 2 भागों में तोड़ देता है या विलायक का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विलायक अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। विलायक का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा विलेय पदार्थ लेंगे जो विलायक को 2 टुकड़ों में तोड़ देगा और इसीलिए इसको बोला जाएगा विलायक अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम PCl3 की रिएक्शन NH3 के साथ कराएं, तो NH3 यहाँ पर क्या है, विलायक है, और PCl3 यहाँ पर क्या है, विलेय। तो PCl3 क्या करेगा, इस विलायक को टुकड़ों में तोड़ देगा, और टुकड़ों में तोड़ेगा तो ये बनाएगा PNH3 की थ्राइस, NH2 की थ्राइस प्लस NH4 पॉजिटिव। जो अमोनिया है उससे एक तो NH2 एमाइडाइन बन गया और एक NH4 अमोनियम आइन बन गया और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर किसका अपघटन हुआ है, हमारे पास जो अमोनिया है उसका अपघटन हुआ है। तो अमोनिया यहाँ पर विलायक के रूप में काम कर रहा है, तो विलेय पदार्थ ने विलायक का क्या कर दिया, अपघटन कर दिया, इसलिए इसको विलायक अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। फिर एक आती है विनिमय अभिक्रिया।
नेक्स्ट आती है विनिमय विक्रिया। तो ये विक्रिया ऐसी विक्रिया होती है जिसके अंदर, ये जो विक्रिया है वो ऐसी विक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो ऐसे पदार्थ लेते हैं जिनके आयनों का विनिमय होता है। एक के आयन दूसरे के साथ चले जाएंगे और दूसरे के आयन दूसरे के साथ चले जाएंगे, यानी कि आयनों का विनिमय होगा। एक के आयन दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, दूसरे वाले के आयन पहले के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसको विनिमय विक्रिया नाम दे दिया जाएगा। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3 और AgNO3 की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर AgCl और बेरियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसके जो आयन है वो तो इधर चले गए और इसके आयन इसके पास में आ गए, तो इसको क्या बोला जाएगा, विनिमय विक्रिया बोला जाएगा। यहाँ पर AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, हमें AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। वापिस हम क्या करेंगे, यही ले लें और NO3 के ट्वाइस और AgCl के साथ रिएक्शन करवाएं, तो वापिस हमें बेरियम क्लोराइड और AgNO3 प्राप्त हो जाएगा। तो वो दो बार रिएक्शन कराने पर वही सेम जो रिएक्टेंट होते हैं वही प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आयनों का विनिमय होता है, Ag के साथ NO3 आयन्स जुड़े थे वो बेरियम के साथ जुड़ गए, बेरियम के साथ जुड़े हुए थे वो Ag के साथ जुड़ गए, फिर वापस इसको लिया तो हमें ये कंडीशन सेम प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार की जो विक्रिया होती है उसको विनिमय विक्रिया कहा जाता है। विनिमय विक्रिया के अंदर देखते हैं कि जब हम इन दोनों को लेते हैं तो विलायक को काम में लेंगे, जैसे जल को, तो जल के अंदर घोलेंगे तो यहाँ पर AgCl का अपने श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और आयनों का विनिमय होता है, इसलिए इस विक्रिया को विनिमय विक्रिया नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, विनिमय विक्रिया। तो रासायनिक अणुओं के अंदर हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं। उसके बाद में आती है ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया, या फिर अपने उसको बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया का मतलब जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकरण विक्रिया, जहाँ अपचयन होता है वहाँ अपचयन विक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो कंडीशन होती है वो कहाँ कहाँ कैसे लागू होती है उसकी हम बात करेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऋण विद्युती का बनना, और जो हमारे पास ऑक्सीकरण अंक होता है उसमें वृद्धि होना, और अपचयन जो होता है वो उसके विपरीत जो रिएक्शन होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। तो जैसे हमारे पास में अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो वो ऑक्सीकरण विक्रिया हो गई, और किसी से के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन विक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उसे ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया कहा जाता है, या फिर इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O का, जो जलीय विलायक है वो ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया शो करता है। तो ये हमारे जो सॉल्वेंट सिस्टम था, विलायक था, उसका सामान्य परिचय था जिसकी हमने चर्चा की, और जो हमारे पास विलायक है उसके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों की भी हमने बात की। अब हम अजलीय विलायकों की बात करते हैं, एक एक अजलीय विलायक को पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला अजलीय विलायक है, जल के अलावा जो अजलीय विलायक है
वो आता है अमोनिया। कौन आता है? अमोनिया। तो सबसे पहला द्रव अमोनिया विलायक के रूप में, ये आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर से दिया हुआ है कि अमोनिया जो है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, अब हमने रासायनिक गुणों की बात की, बहुत सारी रिएक्शन, ऑक्सीकरण, अम्लीय प्रवृत्ति, ऑक्सीकरण अपचयन, अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति, विनिमय विक्रिया, इस प्रकार की रिएक्शन पढ़ी है। लेकिन इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे तो आप ये मत सोचना कि रिएक्शन पहले आ गई है पीछे, लेकिन अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे तो अमोनिया से संबंध, अमोनिया कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले द्रव अमोनिया के रूप में काम में लेने वाला पहला अजलीय विलायक, ये क्या है? पहला अजलीय विलायक है। द्रव अमोनिया के रूप में काम में लेने वाला पहला अजलीय विलायक जो है वो कौन है? अमोनिया है। कौन है? अमोनिया है। फ्रैंकलिन क्राउन व केडी, फ्रैंकलिन क्राउन व केडी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, जिसके अंदर NH3 को विलायक के रूप में काम में लिया जाता है और NH3 के अंदर H2O के जैसे ही लगभग गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कार्बनिक व अकार्बनिक संश्लेषण जितने भी होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक सिंथेसिस हम जितने भी करते हैं, उनके अंदर अमोनिया को स्पष्ट तरीके से काम में लिया जाता है। पहला अजलीय विलायक माना जाता है। फ्रैंकलिन क्राउन केडी नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था और अमोनिया विलायक के रूप में काम में लिया था। अब हम इसकी संरचना की बात करें, संरचना की, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे N हमारे पास इस तरीके से, इसके साथ हाइड्रोजन और ये पिरामिड और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री लगभग, या कई बार 28 मिनट भी लिख देते हैं, तो 107 डिग्री 28 मिनट। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो वाटर की तरह ही इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन या मीथेन या कार्बन की तरह नाइट्रोजन के अंदर भी संकरण sp3 पाया जाता है, जिसके अंदर एक S और 3 P कक्षक मिलकर के 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसमें से 3 sp3 संकरित कक्षक तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एक sp3 संकरित कक्षक लोन पेयर की फॉर्म में रहता है, तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय ना होकर के कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। और बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के 107 डिग्री 28 मिनट होता है। जहाँ पर लोन पेयर आ जाते हैं वहाँ पर बॉन्ड एंगल का जो मान है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ लोन पेयर आते हैं तो उनके अंदर रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने से बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सबसे पहले द्रव अमोनिया को अजलीय विलायक के रूप में सबसे पहले हमने पढ़ा और फ्रैंकलिन क्राउन और केडी नामक साइंटिस्ट ने बताया और इससे कुछ रिएक्शंस करवाई और जो वाटर की तरह ही रिएक्शन करता है, लगभग वाटर के जैसे ही गुण लगभग पाए जाते हैं, इसलिए इसे कार्बनिक और अकार्बनिक संश्लेषण में प्रयुक्त किया गया।
और NH3 जो होता है उसका संकरण sp3 होता है कार्बन की तरह ही, जिसमें 4 sp संकरित कक्षक बनते हैं और 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं, जिसमें से 3 sp3 संकरित कक्षक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एक sp3 संकरित कक्षक जो होता है वो लोन पेयर के रूप में रहता है और इसकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय न होकर के पिरामिडीय होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के 107 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात थी। इसके अलावा हमारे पास में हम NH3 को इस प्रकार से सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो NH3 जो होता है नाइट्रोजन जो है उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तुलना की जाए तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से विद्युत ऋणता जो होती है वो नाइट्रोजन की अधिक होती है। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो नाइट्रोजन पर तो आंशिक ऋणावेश और जो हाइड्रोजन होता है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और आंशिक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ और NH3 अणु में ध्रुवता आ जाती है और इसलिए ये आसानी से टूट सकता है। और जब ये कोई भी केमिकल रिएक्शन शो करता है तब ये टूटता भी है, टूट करके ये अपने साथ किसी अन्य को जोड़ सकता है। तो इसी कारण जो द्रव अमोनिया है उसको विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर से संबंधित बात थी। अब हम इसके भौतिक व रासायनिक गुणों की बात करेंगे, कुछ भौतिक गुण और उसके बाद में कुछ केमिकल रिएक्शन पर चर्चा करेंगे।